अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हम लोगों ने जो क्लासेस ली थी अपनी, उनमें चैप्टर नंबर 4 हमने ख़त्म किया था अपना। चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 का नाम है वेक्टर्स। इस चैप्टर के मुताबिक हम ये पढ़ेंगे कि जो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जिनको हम वेक्टर का नाम देते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उन क्वांटिटीज़ को किस तरीके से हम शो करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी कैसे होंगी, अगर उनको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, अगर हमें 2 से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे कराएंगे। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर होता क्या है? वेक्टर कहते हैं एक ऐसी क्वांटिटी को जिसको हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मेजर करते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मेजर कर सकें उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और उन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक एरो हेड का इस्तेमाल करेंगे और ये एरो जो है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन की फोर्स को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसके ऊपर एक एरो बनाएंगे और ये एरो जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो मींस स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और अगर मुझे इसको ड्रॉ करना हो ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगा कि मैं ये देखूँगा कि ये जो 3 न्यूटन की फ़ोर्स है ये कितने एंगल पर अप्लाई की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री के एंगल पर ये फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो ओरिजिन से यहाँ से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं, इस ओरिजिन से हम 30 डिग्री के एंगल पर एक मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन का ड्रॉ करेंगे और इस 3 न्यूटन के मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर एफ का नाम देंगे। कोई भी वेक्टर होगा उसको ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा और उस स्ट्रेट लाइन के एक कॉर्नर पर एरो बनाया जाएगा जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। अब इसके अंदर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर आ जाएं तो हम उसको किस तरीके से आपस में ऐड कर सकते हैं, ये बात हम देखेंगे कि अगर मेरे पास 2 या 3 वेक्टर आ जाएं, एक ये वेक्टर आ गया जिसको मैंने वेक्टर ए का नाम दे दिया, एक सेकंड वेक्टर मेरे पास ये आ गया है, इसको मैंने वेक्टर बी का नाम दे दिया है, और ये फॉर एग्जांपल मेरे पास थर्ड वेक्टर आ गया जिसको मैंने वेक्टर सी का नाम दे दिया। ठीक है, ये तीनों वेक्टर एक्सिस के हवाले से डिफरेंट एंगल्स पर मौजूद हैं। इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है और इसका एंगल कुछ और है। अगर मुझे इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइनली ड्रॉ करना है और ये देखना है कि इनका कंप्लीट रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो उसका तरीक़ाकार ये है, आसान तरीका, उसका सिंपलेस्ट वे ये है कि हम इसको ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर जो हम करेंगे, उस एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिस रूल को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। अगर हमें एक से ज़्यादा 2 या 3 वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है तो इसके लिए जो हम रूल इस्तेमाल करते हैं उस रूल का नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल हमें ये बात बताता है कि अगर आपने 2 या 3 वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है तो जो फर्स्ट वेक्टर आपका है उसको आप उसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे।
जो पहला वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में है, जिस भी एंगल पर है, हम उसको उसके स्पेसिफाइड एंगल पर या स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर उसी मैग्नीट्यूड के साथ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो इसका सेकंड वेक्टर है, उस सेकंड वेक्टर को आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है कि सेकंड वेक्टर की टेल को आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रखना है। जो सेकंड वेक्टर आपने ड्रॉ करना है, उस सेकंड वेक्टर की टेल को आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रखना है और यहाँ से आपने हेड से सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करना है और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो उसका एंगल है। फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर से सेकंड वेक्टर को आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये आपके पास सेकंड वेक्टर होगा। सेकंड वेक्टर का जो एंगल होगा, जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी, सिर्फ आपने इसकी प्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रख देनी है। सिमिलरली जो थर्ड वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे उसमें भी आपने जो थर्ड वेक्टर की टेल है, उस थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ आपने ज्वाइन करना है और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ आपने ज्वाइन करके उसकी एक जो स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, उसका जो एक एंगल है, आपने उस एंगल पर उसको ड्रॉ कर देना। तो इस तरीके से हमने इन 3 डिफरेंट वेक्टर्स को, जो कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन में थे, हमने इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है और हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया है। अब मिसाल के तौर पर अगर इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 3 है और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 4 है और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 5 है, जो इनकी लेंथ है वो लेंथ 3, 4, 5 यूनिट्स है। तो 3, 4, 5 यूनिट्स की लेंथ को जब आप आपस में कंबाइन करेंगे तो इनका जो फाइनल वेक्टर आएगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। 2, 3, 4 जितने भी आपने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, उन तमाम वेक्टर्स का जो फाइनल वेक्टर होगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। और वो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को, जो ओरिजिनल वेक्टर था, उसकी टेल को फाइनल वेक्टर के हेड के साथ आप मिलाएंगे तो यहाँ से आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। यहाँ से आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो फाइनल आपके पास वेक्टर आया है, इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स के सम के बराबर होगा। अगर यहाँ पर आपने 3 वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन किया है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम के बराबर है। रिजल्टेंट वेक्टर की किसी भी डायग्राम के अंदर पहचान ये होगी कि बाकी तमाम वेक्टर्स के अंदर जो ज्वाइनिंग होगी वो हेड टू टेल होगी। यहाँ पर जो 2 वेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं उसमें इस हेड के साथ ये टेल मिल रही है, यहाँ पर हेड टू टेल मिल रहा है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये हेड जो है टेल के साथ मिल रही है, इसीलिए इसको हम हेड टू टेल कह रहे हैं। लेकिन अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर को देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर में टेल के साथ टेल मिलेगी और हेड के साथ हेड मिलेगा। किसी भी डायग्राम में अगर आपने ये देखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है तो आप उसमें ये देखेंगे कि हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइनिंग किस जगह पर हो रही है और वहाँ से आपको पता चलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। जैसे अगर हम एक जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम इस एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो इस एग्जांपल के अंदर वेक्टर ए, बी और सी। अब यहाँ पर अगर हमने देखना हो कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है तो इस पॉइंट के ऊपर इस हेड के साथ टेल मिल रही है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर टेल से टेल मिल रही है और इस पॉइंट पर हेड से हेड मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पर टेल से टेल और हेड से हेड मिल रही है इस चीज़ को हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर ए और बी जो है ये दोनों इंडिविजुअल वेक्टर हैं और इनका जो फाइनल वेक्टर है वो सी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने ये एक वेक्टर बनाया है, ये दूसरा वेक्टर बनाया है, ये आपने तीसरा बनाया और यहाँ से आपने चौथा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर भी, इस एग्जांपल के अंदर भी यहाँ पर आपके पास इस हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन हो रही है, यहाँ पर भी हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन हो रही है, बट यहाँ पर आप हेड से
हेड को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर टेल से टेल को ज्वाइन करते हैं। तो जो ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर एडिशन ऑफ हेड टू टेल रूल में आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि हाउ कैन वी ऐड 2 और 3 वेक्टर्स बाय एडिशन ऑफ हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम कैसे 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको आपने स्टेप वाइज आपने बताना है कि हमने किस तरीके से ज्वाइन किया है। हम फर्स्ट वेक्टर को उसकी डायरेक्शन में जो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखा जाएगा और उसको सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया जाएगा। सिमिलरली थर्ड वेक्टर को भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो हमारा फाइनल वेक्टर होगा, उस फाइनल वेक्टर को आप टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसके जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, कि अगर हमने वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर को अगर मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है 3 न्यूटन, या चेंज कर लेते हैं 4 न्यूटन, ये डायरेक्शन है मेरे पास वेक्टर ए की और वेक्टर ए मेरे पास 4 न्यूटन का मौजूद है, ये डायरेक्शन है वेक्टर ए की। अब अगर मुझे इसको, इस वेक्टर ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इफ़ आई वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो जो मेरा नेक्स्ट 2a वेक्टर होगा वो 8 न्यूटन का हो जाएगा। मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, उस रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन आपकी वही रहेगी जो ओरिजिनल वेक्टर की थी। आपने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया है तो आपका ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी लेंथ जो है, पहले इसकी लेंथ इतनी थी 4 न्यूटन, अब 4 से बढ़कर डबल हो जाएगी 8 न्यूटन। यहाँ तक जो इसकी डायरेक्शन थी 4 न्यूटन की इसका मैग्नीट्यूड था, अब जो इसका यहाँ से यहाँ तक टोटल मैग्नीट्यूड हो गया है वो 8 न्यूटन का हो गया है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम टू सेम है। ठीक है, मीन्स ये कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं किसी नंबर से, तो नंबर से मल्टीप्लिकेशन के दौरान आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप इसको डिवाइड कराएंगे किसी नंबर से, मींस मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ 1/2 से, मैं इसको हाफ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका हाफ निकालूंगा ए वेक्टर का तो 4 का हाफ मेरे पास हो जाएगा 2 न्यूटन्स। तो इस वेक्टर का अगर हाफ किया जाएगा तो हाफ में भी आपने देखा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 न्यूटन से 2 न्यूटन पर आ गया है, जबकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो डायरेक्शन तीनों की वही रहेगी, लेकिन हम इस 4 न्यूटन से हाफ कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपके पास 2 न्यूटन आ जाएगा। ये क्या है, ये आपके पास हाफ ऑफ वेक्टर ए है। तो हाफ ऑफ वेक्टर ए में आपने क्या किया, हाफ ऑफ वेक्टर ए में आपने सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को हाफ किया है, आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय एनी नंबर में क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू तब्दील होगी, आपकी डायरेक्शन सेम रहेगी, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो सब्ट्रैक्शन का है, या इसको आप सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर किससे कहा जाएगा, नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये होगा
कि एक ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है। अगर मैंने एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने एक वेक्टर ए लिया जो कि 5 न्यूटन का है और किसी भी एंगल पर है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पर ही ले लेते हैं या 40 डिग्री पर ले लेते हैं, 40 डिग्री पर है, तो एक वेक्टर 5 न्यूटन का 40 डिग्री पर अगर हम इसको एक्सिस में ड्रॉ करेंगे तो एक्सिस के अंदर ये 5 न्यूटन का वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये 40 डिग्री है और ये 5 न्यूटन का वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि नेगेटिव टू वेक्टर ए हो, इसका नेगेटिव हो, तो इसका नेगेटिव वेक्टर भी मेरे पास 5 न्यूटन ही का होगा, मैग्नीट्यूड उसका यही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने से मुराद ये है कि अगर ये 40 डिग्री अपवर्ड है तो वो वाला वेक्टर 40 डिग्री डाउनवर्ड आ जाएगा, वो यहाँ पर 5 न्यूटन का हो जाएगा। उसका जो एंगल है उसका एंगल कहाँ चला गया, उसका एंगल 40 डिग्री डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कहा जाएगा जो कि डायरेक्शन के हवाले से अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, सेम हो। यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये ए वेक्टर कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो सेकंड वेक्टर होगा इसको हम नेगेटिव ए के नाम से पहचानेंगे, ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर आप इसको विदाउट ग्राफ समझना चाहते हैं तो आसान यूँ भी समझ सकते हैं कि ये मैंने एक वेक्टर बना दिया जो कि 5 न्यूटन का है और ये आगे की जानिब जा रहा है, मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब अगर मुझे इसी का नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो नेगेटिव वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो मेरे पास 5 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट नहीं होगी बल्कि इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट हो जाएगी। इसके अंदर जो एरो हेड है हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो कोई भी दो वेक्टर जो कि आपस में सेम मैग्नीट्यूड के हों लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट्स हो तो वो कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर। और ये बात अपने जहन में रखें कि कोई भी दो ऐसे वेक्टर जो कि एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे उनका फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ज़ीरो आएगा। उनका फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ज़ीरो क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, दो नेगेटिव वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करना चाहूँ, आपस में इनको मैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से मिलाना चाहूँ तो ये हेड टू टेल रूल के हिसाब से नहीं मिल सकते। इनको जब भी हम ऐड कराएंगे तो इनके अंदर क्या होगा, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होगी और टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनका रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बनेगा। तो किसी भी नेगेटिव वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एनी टू नेगेटिव वेक्टर्स ऑलवेज बी ज़ीरो। ये बात आपने नोट करनी है कि किसी भी दो नेगेटिव वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर आप 5 न्यूटन के साथ नेगेटिव 5 न्यूटन को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो कंबाइन रिज़ल्ट आएगा वो 0 न्यूटन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं टुकड़ों को, हिस्सों को। अगर किसी भी चीज़ को आप ब्रेक करेंगे तो उसके कितने टुकड़े बनेंगे, उसके कितने हिस्से बनेंगे, वो उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अगर मैं इसको भी ब्रेक करना चाह रहा हूँ
तो इसके 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं मेरे पास फ़िलहाल। तो आप किसी वेक्टर को अगर ब्रेक करेंगे तो उसके कितने कंपोनेंट्स बनेंगे उसको हम पढ़ते हैं। ये एक वेक्टर है जिसको मैंने एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है ओरिजिन के साथ। इस पॉइंट को पॉइंट O का नाम दूंगा मैं और इस पॉइंट को पॉइंट A का नाम दूंगा। O से A तक का जो वेक्टर है इसको मैं जनरली वेक्टर F का नाम दे देता हूँ। अब इस वेक्टर के अंदर अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन into the direction of vector f is will be divided into its component। इसके लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। आपको अगर पॉइंट O से पॉइंट A पर आना है तो पॉइंट O से पॉइंट A पर आने के लिए एक तो आपके पास ये कंडीशन है कि पहले आप x एक्सिस तक फासला तय कीजिए, उसके बाद आप हाइट गेन कीजिए। आप अगर किसी भी एक्सिस में आप इस पॉइंट पर मौजूद हैं और आप इस पॉइंट पर जाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर जाने के लिए अगर आपके पास डायरेक्टली शॉर्टकट रास्ता मौजूद नहीं है तो आप या तो पहले ये वाली लाइन ट्रैवल करेंगे, उसके बाद ये लाइन ट्रैवल करेंगे। पहला रास्ता तो ये है कि आप पहले सीधा इस तरफ जाएंगे और फिर आप इस तरफ जाएंगे। हम एक इस घर में मौजूद हैं और हमें इस घर से इस घर पर जाना है। दरमियान में जाने का कोई रास्ता नहीं है, दरमियान में हमारे पास कोई लाइनिंग नहीं हुई, कोई स्ट्रीट्स नहीं है, कोई गलियां नहीं है। तो इसके लिए पहला तो रास्ता ये है कि हम इस गली से जाएं और इस गली के बाद हम इस गली में जाएं तो इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि अगर हम पहले इस गली में नहीं जाना चाहते तो हम पहले इस गली में चले जाएं और जब हम इस गली में उस अपनी डायरेक्शन के सामने आ जाए तो फिर हम यहाँ से मुड़कर इस गली में चले जाएं। तो O पॉइंट से A पॉइंट पर जाने के ये 2 तरीके हैं, ठीक है। अब मुझे जो यहाँ से यहाँ पर जो तीसरा रास्ता नज़र आ रहा है ये सबसे छोटा रास्ता नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये छोटा रास्ता बंद होगा तो मैं O से A पे जाने के लिए या तो ये वाला रास्ता इख्तियार करूँगा या ये वाला रास्ता इख्तियार करूँगा। तो जो 2 रास्ते इख्तियार करूँगा उन 2 रास्तों में मुझे अपनी डायरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे पहले सीधा जाना पड़ेगा, फिर अपवर्ड जाना पड़ेगा, या फिर मुझे पहले ऊपर की जानिब जाना पड़ेगा, फिर मुझे राइट साइड पर जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर टर्न लेना पड़ेगा, मीन्स अपने रास्ते को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जो 2 रास्ते हैं इन दोनों रास्तों को हम कहेंगे कंपोनेंट्स। ये टुकड़ों में है रास्ता, ये एक रास्ता नहीं है, ये टुकड़ों में मौजूद है, जबकि जो डायरेक्ट रास्ता है वो एक रास्ता है। तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए, अगर मैं O से A पे जाऊंगा डायरेक्ट अगर मैं नहीं जा सकता तो इसको इनडायरेक्ट वे ये होगा कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा नीचे की जानिब, बिल्कुल 90 डिग्री पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जो कि कम्प्लीटली 90 डिग्री होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मेरे पास इस पॉइंट को मैं B का नाम दे देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से एक रास्ता निकल आएगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूँ फ्रॉम O टू A, फिर मैं B से A की जानिब जाऊँ। तो यानी कि पहले मैं O से लेकर B तक जाऊँगा, फिर मैं B से लेकर A तक जाऊँगा, तो मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच जाऊँगा। ये मेरा एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता ये हुआ कि मैं यहाँ से जो मैंने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस पर, वो मैं एक्स की जगह पर वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर दूँगा। तो अब मेरे पास जो 2 रास्ते होंगे, इसको पॉइंट C का नाम दे देते थे। अब मेरे पास जो 2 रास्ते होंगे वो ये होगा कि पहले मैं O से C की जानिब जाऊँगा, C की डायरेक्शन में, और फिर C से मैं A की जानिब चला जाऊँगा यहाँ पर A की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो डायरेक्ट रास्ता हुआ वो हुआ O से A तक का, ठीक है, जिसको आप वेक्टर F का नाम दे रहे हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट रास्ते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं,
वो दो कंपोनेंट्स हैं। पहला इसका है, जो इसका पहला रास्ता है वो ये है कि पहले मैं O से B की जानिब जाऊं और फिर मैं B से A की जानिब जाऊं, तब जाके मैं वेक्टर F को कंप्लीट कर पाऊंगा, यानी कि तब जाके मैं पॉइंट A तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं O से A तक का रास्ता इख्तियार कर लूँगा। पहला रास्ता ये है कि O से A पे जाने के लिए पहले O से B पे जाऊं, फिर B से A पे जाऊं, तो O से B और B से A पे जाने के बाद मैं O से A पे पहुंच जाऊंगा। दूसरा रास्ता इसका ये होगा कि पहले मैं O से C पर जाऊं और फिर मैं C से A पर जाऊं, तो इस सूरत में भी मैं O से A पर पहुंच जाऊंगा। तो O से A पर जाने के लिए ये दो रास्ते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ये दोनों रास्ते जो हैं ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो दो टुकड़ों में हम तोड़ते हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वो कंपोनेंट्स जो कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें O to C एंड C to A, इसके अंदर भी O C आपस में क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। मीन्स ये भी क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को लेकर आप